इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन को जहां आप समोसे खरीद रहे हो लेकिन बदले में पैसे देने के बजाय आप वस्तुएं दे रहे हो। एक टाइम था जब लेन देन वस्तु के बीच में की जाती थी, एक वस्तु को खरीद कर दूसरे वस्तु को दिया जाता था। तो इस पूरे सिस्टम को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर के चैंपियन और माँ बाप के लाडलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित सर और इस वीडियो में हम क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का वन शॉट रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि बैंक का क्या रोल हो सकता है, बार्टर सिस्टम क्या है, मनी क्या है और क्रेडिट किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दे सकता है। तो इन सारे टॉपिक को, इन सारे एस्पेक्ट को हम एक एक करके इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में वन शॉट रैपिड रिवीजन में पढ़ने वाले हैं। मनी एंड क्रेडिट। तो मनी क्या है और क्रेडिट क्या है? तो सबसे पहले मनी को देखते हैं। मनी क्या है? मनी मतलब पैसा। मनी मतलब पैसा है। तो पैसा मतलब क्या? मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। इमेजिन करो किसी को लैक्मे का फाउंडेशन खरीदना हो, किसी को लिप बाम खरीदना हो, किसी को सनस्क्रीन खरीदना हो, या किसी को बॉटल खरीदना हो, पेन खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो। अगर आपको कोई भी वस्तुएं खरीदना होगा तो आपको बदले में क्या देना पड़ेगा? मनी देना पड़ेगा। तो ये जो वस्तुएं होगी, जो गुड्स होगी, इन गुड्स को खरीदने के लिए जो आपको चीजें देनी पड़ेगी, गुड्स को खरीदने के लिए जो आपको चीजें देनी पड़ेगी ना, उसे हम कहेंगे मनी। तो मनी जो है वो गुड्स को एक्सचेंज करवाता है। तो बदले में आपको अगर गुड्स चाहिए तो बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो दो कस्टमर्स के बीच में, दो पर्सन के बीच में जो एक्सचेंज हो रही है, चीजें जो एक्सचेंज हो रही है, उस एक्सचेंज को पॉसिबल करवाने में जो हेल्पफुल होता है वो होता है मनी। तो मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या है? मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इजी करवा देता है, ठीक है। तो इट इज द मीडियम। मनी एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को एक्सप्रेस किया जाता है। गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को एक्सप्रेस किया जाता है। अब एक इमेजिन करिए, आप दुकान में एक पेन खरीदने जाओगे तो आप उसको 100 रुपए दोगे, 500 रुपए दोगे या 5 रुपए दोगे। तो जो गुड्स होती है, गुड्स की प्राइसेस को, गुड्स की वैल्यूज को एक्सप्रेस किया जाता है मनी के फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है मनी का यूज करके। तो मनी का अगर आपको फंक्शन पूछा जाए पेपर में कि राइट द फंक्शन ऑफ मनी, तो आप ये 3 फंक्शन लिख सकते हो कि सर पहला, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। अगर मुझे कोई वस्तु एक खरीदना है तो दो लोगों के बीच में जो खरीदारी होगी, जो एक्सचेंज होगा, वो एक्सचेंज को इजी करवाने के लिए मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर आपको रिचार्ज करना है तो रिचार्ज आपका 350 का होगा, आप 500 2000 रुपए नहीं दोगे ना। तो रिचार्ज को एक्सप्रेस किया आपने एक वैल्यू में, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? मनी कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा वस्तुओं को खरीदना हो या बेचना हो, तो किसी भी वस्तु को खरीदेगी या बेचेगी, किसका यूज करेंगे? मनी का यूज करेंगे। लेकिन सर मनी तो अभी है ना, मनी तो अभी है 200 साल पहले। लेकिन 200 साल पहले वस्तु का लेन देन कैसे होता था? अगर इमेजिन करिए आज से 1000 साल पहले, अगर मैं 1000 साल पहले की इमेजिनेशन करूंगा तो 1000 साल पहले मनी तो था ही नहीं। जब 1000 साल पहले पैसा ही नहीं था तो फिर लेन देन कैसे होती थी? तो बिफोर द यूज ऑफ मनी, कि सर जब दुनिया में पैसा नहीं हुआ करता था, पीपल फॉलो द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तब लोग बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम क्या है सर? देखो, बिफोर द यूज ऑफ मनी, कि जब दुनिया में मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब पीपल फॉलो द बार्टर सिस्टम। पीपल क्या फॉलो करते थे? बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। अब बार्टर सिस्टम क्या है? इमेजिन करो एक व्यक्ति है ये और एक व्यक्ति है ये। अब इन दोनों को अगर कुछ चीजें खरीदना हो ना, तो ये अपनी चीजें इसको देगा और ये अपनी चीजें उसको देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो फार्मर है, यहाँ पे दो फार्मर है। इस फार्मर के पास है वीट और इस फार्मर के पास है मेज। अब इस फार्मर को चाहिए मेज और इस फार्मर को चाहिए वीट, तो ये अपना मेज इसको दे देगा और इसका वीट ये खुद ले लेगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इस एक्सचेंज में मनी का कोई भी यूज नहीं है। तो एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को देना, इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम क्या है? तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पीपल गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं डायरेक्टली अनदर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, जहां मनी का कोई भी यूज नहीं होता है। तो बार्टर सिस्टम कब था? जब दुनिया में मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। बिफोर द यूज ऑफ मनी, पीपल जो है बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे एक्सचेंज के लिए। और बार्टर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पीपल गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं अनदर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, और जहां मनी का कोई भी यूसेज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इस फार्मर को वीट की रिक्वायरमेंट है तो इसने अपना मेज दे दिया, और इसे मेज की रिक्वायरमेंट है तो इसने अपना वीट दे दिया। इस तरीके से दोनों की नीड सेटिस्फाई होगी विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी का यूज किए बिना दोनों की नीड सेटिस्फाई होगी, बस बदले में आपने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे, ठीक है। तो जैसे एक फार्मर हु हैड राइस वुड एक्सचेंज इट विद अनदर फार्मर हु हैड मेज, ठीक है। तो एक फार्मर जिसके पास राइस होगा, वीट होगा, वो अपना राइस और वीट एक्सचेंज कर लेगा किसी और फार्मर के साथ, ठीक है। लेकिन इस बार्टर सिस्टम में एक चीज आपको याद रखना होगा, व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। अब ये व्यक्ति जो बेचना चाहता है ना,
ये व्यक्ति मेज को बेचना चाहता है, इस व्यक्ति को उस मेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर मुझे मेज चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं मेज, तो फिर मैं खरीदूंगा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे यही बात, अगर इस व्यक्ति को मेज चाहिए ही नहीं तो ये अपना गेहूं बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा ना। अगर इसको इमेजिन, इसके पास मेज तो है, इसे मेज भी खरीदना है, लेकिन इसको वीट नहीं चाहिए, इस पर्सन को वीट नहीं चाहिए, तो क्या अपना मेज इस पर्सन को बेचेगा? नहीं बेचेगा ना। इसलिए यह बोला गया है कि ये व्यक्ति, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल, ये व्यक्ति जो बेचना चाहता है सामने वाले को उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यह दोनों का कोइंसिडेंस मैच होना चाहिए, इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि ये व्यक्ति जो बेचना चाहता है सामने वाले को उसकी नीड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। अगर मैं बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, तो क्या डिसएडवांटेज थे सर? पहली चीज, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एज विदाउट इट एक्सचेंज वाज नॉट पॉसिबल। पहली चीज तो जिन दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होगा उनमें डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। अब सर डबल कोइंसिडेंस मतलब क्या? मैंने अभी बताया कि ये व्यक्ति जो बेच रहा है, ये व्यक्ति जो बेच रहा है, इस व्यक्ति को उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति जो बेच रहा है इसको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तभी वो खरीदेगा। अगर इसके पास मेज है और इसके पास वीट है, लेकिन ये वीट वाला व्यक्ति, गेहूं वाला व्यक्ति, मेज चाहिए नहीं उसको, उसको मेज चाहिए नहीं, तो क्या ये गेहूं बेचेगा? लेकिन इसको तो गेहूं चाहिए, लेकिन इसको मेज नहीं चाहिए ना, तो क्या इन दोनों के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। तो इस व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं भी हो और जिसको मेज की रिक्वायरमेंट भी हो, तब जाके इन दोनों के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या बार्टर सिस्टम का? पहला कि सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए, और अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगा तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, ये पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, अगर आपके पास डबल कोइंसिडेंस नहीं हो रहा तो आप ढूंढोगे वैसे? ये जो पर्सन होगा, ये पर्सन ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास वीट होगी और उसको मेज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में सर्चिंग कॉस्ट इसका बहुत बढ़ जाएगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी हाई हो जाएगा। तो अगर मुझे आज गेहूं खरीदना है, मैं दुकान में जाके पैसे देके गेहूं खरीद लूंगा, मुझे मेज खरीदना है तो मेज खरीद लूंगा, तो मेरा आज का मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी ने इजी कर दिया। लेकिन उस समय अगर एक फार्मर के पास मेज है और उसको वीट चाहिए, तो उसे ऐसे व्यक्ति को सर्च करना पड़ेगा जिसके पास वीट हो और उसे मेज की रिक्वायरमेंट होगा, तो सर्चिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब दूसरी चीज, ये जो पेरिशेबल कमोडिटी है, इसका मतलब आप समझ चुके हो, जब तक मनी नहीं था, जब तक दुनिया में मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब तक जो कमोडिटीज थी, आपकी जो वस्तुएं थी, वस्तु ही आपकी मनी थी, वस्तु ही आपकी मनी थी। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसे होती थी, कुछ गुड्स ऐसे होती थी जो पेरिशेबल होते थे। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते थे। अब इमेजिन करो किसी फार्मर के खेतों में 100 kg टोमेटो है। अब वो 100 kg टोमेटो को अगर वो नहीं बेचेगा तो टोमेटो एक हफ्ते बाद सड़ जाएगा, तो उसके टोमेटो की वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। टोमेटो की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका जो मनी है वो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसी टोमेटो के बदले में, इसी टोमेटो को बेच के वो वस्तुएं खरीदेगा, तो उसके टोमेटो या जो गुड्स है वही उसका क्या है? मनी है। कॉमोडिटी उसकी मनी हुआ करती थी। तो कभी कभी ये जो कॉमोडिटीज होती थी, ऐसी कॉमोडिटी जो पेरिशेबल होती थी, पेरिशेबल कॉमोडिटी को स्टोरेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था और उनकी वैल्यू डाउन हो जाती थी। अगर आप इमेजिन करो, आपने वीट को गेहूं को 4 साल तक अपने घरों में रखा, तो वीट की क्वालिटी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। तो वो जो वीट 2000 रुपीज का वीट था, जो 100 kg 2000 में जा सकता था, वो 4 साल बाद हो सकता है वो 500 या 1000 में चले जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो यहाँ यही बोला गया, बार्टर सिस्टम जो था ना, वो एग्जिस्ट करता था मनी के पहले, लेकिन उस बार्टर सिस्टम की भी डिसएडवांटेज थी। कई सारी कमियां होती है इस सिस्टम में, इसलिए आप नई नई चीजों को इनोवेट करते हो। ठीक है, तो आपकी जो नीड होती है ना, वही नई नई चीजों को इनोवेट करती है। तो यह बार्टर सिस्टम में कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज थी। डबल कोइंसिडेंस नहीं हो पा रहा था, डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और डबल कोइंसिडेंस करवाने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, तो सर्चिंग कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई हो जाएगा। उसके अलावा जो पेरिशेबल कमोडिटी है उनको स्टोरेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमी में मनी को लाया गया। किसको लाया गया? मनी को लाया गया। मनी वाज इंट्रोड्यूस, तो इकोनॉमी में मनी को लाया गया। मनी ने क्या किया? ठीक है, तो इकोनॉमी विद द मनी, इकोनॉमी विद द मनी, मनी ने क्या किया सर? इलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो डिमांड थी उसी को खत्म कर दी। अब अगर मुझे लैक्मे का अगर फाउंडेशन खरीदना हो ना, तो मैं बदले में उसे ऑरेंज देकर नहीं आऊंगा, मैं बदले में उसे फ्रूट देकर नहीं आऊंगा, बदले में मनी देकर खरीद लूंगा। तो आज के समय आपका जो एक्सचेंज है वो ईजी हो गया। आपको दुकान में जाके मोबाइल खरीदना है, दुकान में पैसे देके बॉटल खरीदना है, दुकान में जाके आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हो, आप उसे वस्तुएं नहीं दे दोगे।
तो ये जो डबल कोइंसिडेंस की जो चीजें है ना, डबल कोइंसिडेंस की जो डिमांड है ना, वो मनी के आने से वो इकोनॉमी में एलिमिनेट हो गई। वी विल नॉट हैव डिपेंड ऑन द बार्टर सिस्टम। अब हमें बार्टर सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहना, और अब हमारा एक्सचेंज जो है ना, वो एक्सचेंज हमारा बहुत ईजी हो गया। ठीक है, आप किसी भी दुकान में जाके आपकी वस्तुएं खरीद सकते हो। आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसके पास वो वस्तुएं होगी और वो आपको बेचने के लिए तैयार होगा। तो ये जो बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेज थे, डिसएडवांटेज जो है ना, वो एलिमिनेट हो गए इकोनॉमी में जब मनी आ गया। ठीक है, अब आज का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करें। आज का मनी कैसा है? पैसा तो हर किसी ने देखा होगा, पैसा तो हर किसी को प्यारा होता है। ठीक है, पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर बात करें तो हमें पता है जब मनी नहीं था तो एक्सचेंज के लिए लोग कमोडिटीज का यूज करते थे, अनाज वगैरह का यूज करते थे, ग्रेन्स का यूज करते थे, फ्रूट्स का, जो भी आपका यूज करना हो, केटल्स का वगैरह यूज किया करते थे। ठीक है, गाय का यूज किया करते थे। तो जब मनी नहीं था तो कमोडिटी का यूज करते थे एक्सचेंज के लिए। लेकिन उसके बाद, कमोडिटी के बाद याद रखना, देखो पहले बार्टर सिस्टम था, पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बाद ना मेटेलिक मनी है, मेटल से बनी हुई मनी आते थे, मेटेलिक मनी जिसे हम कहते थे। मेटल से बनी हुई मनी होती थी, जैसे गोल्ड के मनी होते थे, सिल्वर के कॉइन होते थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर। तो मेटल के द्वारा बनाए हुए मनी हुआ करते थे। राजा महाराजा के टाइम पे अगर आपने देखा होगा तो वहां पे बार्टर सिस्टम नहीं होता था, वह अशर्फिया होते थे, सोने की अशर्फिया, चांदी की अशर्फिया। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर बात करें तो आज के टाइम पे, टुडे हम आज के टाइम पे हम करेंसी का यूज करते हैं। आज इस तरह का मनी है, ये इस तरह का मनी, और ऐसा बंडल अगर आपको कहीं मिल जाए ना तो आपके तो ऐश ही ऐश है। ठीक है, तो पहले जब मनी नहीं था तब कमोडिटी यूज किया करते थे एक्सचेंज के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद मेटल की बनी हुई मनी है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, मेटल के मनी है। लेकिन आज के टाइम पे हम करेंसी का यूज करते हैं, डिपॉजिट इन बैंक का यूज करते हैं, चेक का सहारा लेके, डिमांड ड्राफ्ट का सहारा लेके, डिजिटल मनी। आज पैसे का भी यूज कोई नहीं कर रहा, आज सिर्फ यूपीआई कर रहे हैं। ठीक है, आप यूपीआई कर दे रहे हो तो यूपीआई ने आपकी लाइफ वैसे भी बहुत ईजी बना दी। ठीक है, तो आज की करेंसी और पहले की करेंसी में बहुत डिफरेंस हो गया। आप इवोल्यूशन देख पा रहे हो मनी का, कि एक टाइम था जब बार्टर सिस्टम फॉलो किया करते थे, फिर मेटल मनी आई, और आज जो है पेपर करेंसी, और उसके बाद डिजिटल करेंसी। तो ये इवोल्यूशन हो रहा है मनी का। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी को देखते हैं। करेंसी, करेंसी क्या है सर? करेंसी मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड पेपर, नोट एंड कॉइन। आज का जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसमें पेपर के नोट्स और कॉइन आएंगे। तो ये जो पेपर के नोट्स है ये आज का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, और ये जो है ये मेटेलिक मनी है, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी से पहले राजा महाराजा के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो ये आपका मेटेलिक मनी और ये आज का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। ठीक है, पेपर, नोट और कॉइन में। और मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। एक चीज याद रखना कि ये जो आज का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना, ये कागज पे आपने सिर्फ 500 रुपए लिख दिया, लेकिन ये कागज की वैल्यू कितनी है? बड़े मुश्किल से ये कागज की वैल्यू 2 रुपया होगी। कितनी होगी? 2 रुपीज होगी। लेकिन इस 2 रुपीज के कागज पे आपने 500 रुपीज लिख दिया, इसकी फेस वैल्यू है 500 रुपीज। अब 500 रुपीज लिख देने से ये कागज कितना वैल्यूबल हो गया, कितना वर्थेड हो गया? 500 रुपीज के बराबर हो गया। क्या इस कागज की अपने आप में कोई वैल्यू है? नहीं। या यही बोला गया कि आज का जो मॉडर्न करेंसी है वो किसी प्रीशियस मेटल से नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, और प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर से नहीं बना हुआ, इसलिए इस मॉडर्न करेंसी की अपने मॉडर्न करेंसी विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, इस मॉडर्न करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। अब इमेजिन करो, मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया और कागज के टुकड़े पे 500 रुपया लिख दिया और आपको दे दिया, आप उसको एक्सचेंज में ला रहे हो। लोग इस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? जबकि ये जो मेटेलिक मनी थे ना, इस पे लोग भरोसा करते थे। क्यों भरोसा करते थे? क्योंकि गोल्ड के बने हुए होते थे, कोई सिल्वर के बने हुए थे, कोई कॉपर के बने हुए थे। ये जो मेटेलिक मनी, इस पे भरोसा करते थे क्योंकि ये गोल्ड, कॉपर, सिल्वर से बने थे और इनकी वैल्यू होती थी। गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है, सिल्वर की अपनी वैल्यू है, कॉपर की अपनी वैल्यू है, इसलिए लोग इसको एक्सेप्ट करते थे। लेकिन इसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे? तो कागज का टुकड़ा, या क्या लिखा है? द मॉडर्न करेंसी विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। इस कागज के टुकड़े की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। आपने कागज के टुकड़े पे 500 रुपया लिख दिया। द मॉडर्न करेंसी विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। तो फिर क्यों हम इस कागज के टुकड़े को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर रहे हैं? वाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 3 मार्क के लिए एग्जाम में आया है। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि आज की जो मॉडर्न करेंसी है, इसे जब इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसकी अपने आप में इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो उसका आंसर है व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहली चीज कि सर बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। कि सर ये जो करेंसी है, इसे हम फिएट मनी भी कहते हैं। सर ये जो करेंसी है ना, ये करेंसी, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया गया। किसने ऑथराइज किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस करेंसी को इशू किया, ऑथराइज किया। और इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में इस करेंसी को प्रिंट कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई।
ये चीज याद रखना। क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि सर इस करेंसी की जब अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है तो इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, तो पहला कि सर क्योंकि करेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज की गई है, हमारे किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उस करेंसी को ऑथोराइज करती है। दूसरा, इंडिया में आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू द करेंसी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में इस करेंसी को आरबीआई इशू करती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, नो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी। अब यहाँ पे एक बात बताओ सर, ये तो इजी है बनाना, क्या करना है, एक पेज लेना है, प्रिंटर में डालना है, फोटो लेना है, फोटो कॉपी कर देना, बन जाएगा। नहीं, कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस करेंसी को इशू नहीं कर सकता है एक्सेप्ट आरबीआई। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आरबीआई ही सिर्फ करेंसी को इशू कर सकता है, आरबीआई के अलावा कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस करेंसी को इशू नहीं कर सकता। ये चीज याद रखना। तो इसका मतलब ये करेंसी बहुत ज्यादा वर्थेड हो जाती है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे इशू करवा रही है, आरबीआई इसको प्रिंट करवा रहा है और आरबीआई के गवर्नर की यहाँ पे सिग्नेचर भी होगी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर की यहाँ पे सिग्नेचर भी होगी। उसके अलावा क्या बोला गया, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन द रुपीज, और कोई भी इंडिविजुअल जो है ना वो मना नहीं कर सकता कि भैया मैं रुपीस में पेमेंट नहीं करूंगा, नहीं नहीं मुझे सोना चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे बार्टर सिस्टम चाहिए, नहीं नहीं नहीं। आपको कोई भी इंडिविजुअल जो है ना, कोई भी इंडियन व्यक्ति वो इंडियन करेंसी में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। इसलिए इन चारों पॉइंट के कारण इंडियन रुपीस को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर क्वेश्चन आया कि सर इंडियन रुपीस को, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है, अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, उसको सॉरी यार साउंड को थोड़ा इग्नोर करना, तो उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्यों एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इन तीन चारों पॉइंट के कारण कि सर इसे गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है, रिजर्व बैंक इसको इशू करता है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिंट नहीं कर सकता, और ना ही कोई इंडिविजुअल जो है इसको रिफ्यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई इंडियन रुपीस इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ठीक है, अब एक हमने पढ़ लिया सर मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी का एग्जांपल, और एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में एग्जांपल पढ़ेंगे डिपॉजिट विद बैंक का। सर बैंक में जो हमारा पैसा डिपॉजिट है वो भी तो एक तरह का मनी है ना, अब बैंक में डिपॉजिट करते क्यों? देखो, डिपॉजिट विद बैंक पीपल हैव आल्सो अ टाइप ऑफ मनी, डिपॉजिट विद बैंक पीपल, डिपॉजिट विद बैंक पीपल हैव आल्सो टाइप ऑफ मनी, कि सर डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में जो आपका मनी डिपॉजिट होता है वो भी एक तरह का पैसा है जो पीपल के पास होता है। ठीक है, पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड। देखो, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए, इमेजिन करो आपकी सैलरी 50,000 है, तो क्या आप 50 के 50,000 रुपए पूरे मंथ में खर्च करोगे? नहीं ना। आपके डे टू डे नीड की, आपकी डेली नीड की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आपको मान के चलो 50,000 में से इमेजिन करो पूरा मंथ चलाने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो बचा हुआ 50,000 में से जो पैसा होगा 40,000, वो 40,000 क्या करोगे? एक्स्ट्रा मनी का आप क्या करोगे? तो यहाँ यही बोला गया कि पीपल को कुछ ही करेंसी चाहिए, सम ही कुछ ही पैसा चाहिए होता है अपने डेली डे टू डे नीड को पूरा करने के लिए। जो एक्स्ट्रा मनी होता है ना, पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। कि सर लोगों को जब सैलरी मिलती है उनका जो पैसा होता है तो वो कुछ ही पैसा अपना डेली लाइफ में खर्च करते हैं, पूरा मंथ का खर्च करने के लिए उन्हें सम करेंसी, कुछ अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, पीपल उस एक्स्ट्रा अमाउंट को अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। तो बैंक में जो एक्स्ट्रा मनी जो पीपल डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में जो पैसा एक्स्ट्रा पैसा पीपल डिपॉजिट कर रहे हैं ना, ये डिपॉजिट भी एक तरह का पैसा है। अब क्वेश्चन ही आता है सर क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं, वाई डिपॉजिट इन बैंक? तो घर पे रखे, अब घर पे रखे और किसने चोरी कर ली तो गया पैसा पूरा मेहनत का। इसलिए बोला जाता है कि वाई डिपॉजिट इन बैंक, पहला कि बैंक पे एन अमाउंट एज इंटरेस्टेड ऑन द डिपॉजिट। अगर मैं मेरा पैसा घर पे रखूंगा तो घर से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वही पैसा अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, अगर यही पैसा बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो बदले में बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा। अगर मैंने बैंक में 1 लाख रुपया जमा किया है तो 1 साल बाद हो सकता है बैंक मुझे 1,05,000 रुपया दे, तब 5,000 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो पहली चीज बैंक जो है ना आपको इंटरेस्ट देगा डिपॉजिट पे। दूसरी चीज आपका पैसा बैंक में सेफ होगा, घर में कोई चोरी कर लेगा। अगर आपने दोस्तों को पैसा दिया, दोस्त आप वापस नहीं करेंगे, ये तो 100% गारंटी कि अगर आप पैसा दोस्त को दो, दोस्त आपको पैसा वापस करे, गारंटी नहीं है भाई, दोस्त आपको पैसा वापस ही नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा मनी को सेफ रखने के लिए आप अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट कर दो? बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है, तो नहीं नहीं दोस्त की बात बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको बोलना बोलोगे सर ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा ही होता है। तो बैंक पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, बैंक जो है अपना
बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो उस अमाउंट पे बैंक आपको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, डिपॉजिटर जो पैसा अपना डिपॉजिट करेगा उस अमाउंट पे बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा, एक्स्ट्रा मनी आपको मिलेगा। दूसरा क्या बोला गया, पीपल का जो पैसा होगा वो बैंक में सेफ होगा, पीपल मनी सेफ एंड दे कैन विड्रॉ द मनी व्हेन दे रिक्वायर। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप बैंक से निकाल सकते हो। तो वाई पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक, बिकॉज फर्स्ट कि सर बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा, दूसरा बैंक में मनी सेफ होगा, तीसरा जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप मनी को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब तीसरा आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का एग्जांपल है चेक फैसिलिटी। चेक क्या, ये भी एक तरह का मनी है ना, चेक भी एक तरह का क्या मनी, करेंसी भी एक तरह का मनी है, डिमांड डिपॉजिट बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है वो भी एक तरह का मनी है, और चेक भी एक तरह का मनी है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इजी करता है। अगर मुझे मान के चलो कि कोई चीजें खरीदना हो और वो चीजें 2 लाख रुपए की है, अगर मुझे कोई चीजें खरीदना और वो चीजें 2 लाख रुपए की है तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख रुपए कैश देने के बजाय मैं चेक दे दूंगा। तो एक कागज के टुकड़े ने मेरी जो चीजें है ना, मेरा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो इजी कर दे, एक कागज के टुकड़े ने मेरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजी कर दे। तो चेक फैसिलिटी भी एक तरह का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का एग्जांपल है। ठीक है, चेक फैसिलिटी या चेक है क्या, तो चेक इज अ बेसिकली अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू दैट अ पर्सन इज ओज नेम, चेक हैज बीन इशू। तो चेक क्या है, चेक बेसिकली एक पेपर इंस्ट्रक्टिंग है। चेक क्या है, एक पेपर है, उस पेपर में इंस्ट्रक्शन दिए गए बैंक को कि इस पर्टिकुलर पर्सन को आपको क्या करना है, आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो पे करना है। यानी आपको कैश के फॉर्म में, ये इस तरह का गांधी जी की फेस वाला मनी आपको ले जाने की जरूरत नहीं है एक्सचेंज करने में, आपको इस कागज का टुकड़ा लेके जाना है और कागज के टुकड़े से भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, या ये कागज का टुकड़ा आप बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो बैंक वाला भी आपको पैसा दे देगा। ठीक है, तो चेक एक पेपर इंस्ट्रक्शन है जो बैंक को बताता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट उस पर्सन को दीजिए जिसके नाम का चेक इश्यू हुआ है। क्लियर, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कैन बी मेड विद द यूज ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश, तो इस तरीके से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो कैश के बदले में आप चेक देकर। तो चेक आपका एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का एग्जांपल है, करेंसी आपका और बैंक में जो डिपॉजिट है वो ये आपका मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का एग्जांपल है। उसके अलावा आज का जो डिजिटल पेमेंट है, आज चेक का भी यूज मोस्टली कोई नहीं करता होगा, करते होंगे बिजनेसमैन वगैरह करते होंगे, लेकिन चेक का यूसेज भी बहुत कम हो चुका है। करेंसी का जो आपका फिजिकल करेंसी उसका भी यूसेज कम हो गया, क्योंकि आज यूपीआई सिस्टम ने लाइफ को या मीडियम ऑफ एक्सचेंज को और ज्यादा इजी बना दिया। तो डिजिटल पेमेंट के आ जाने के कारण, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट आ जाने के कारण इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ावा मिला है, कैशलेस इकोनॉमी का जो चलन है और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्ड का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज करके आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर लोगे, आप यूपीआई का यूज करके, तो या फिजिकल करेंसी की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई या चेक की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई। हाँ, लेकिन बैंक में पैसा होना चाहिए। पता चला आपके बैंक में पैसा ही नहीं है, आप यूपीआई ओपन करके पेमेंट कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं, बैंक में पैसा होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। अब सर एक बात बताइए, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, सर हाँ मैं तो कर रहा हूं, अगर मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूं, बदले में बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक के पास कहां से पैसा आ गया, मैंने बैंक को 100 रुपया दिया और बैंक मुझे रिटर्न में 110 रुपया दे रहा है, बैंक को क्या फायदा हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान देना, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इतना सा भी कॉन्सेंट्रेशन अपना लूज मत होने देना। तो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, तो सर बैंक जो है ना वो दो लोगों से चलता है, डिपॉजिटर और बोरोवर, डिपॉजिटर और बोरोवर। डिपॉजिटर मतलब कौन, वो व्यक्ति, हम जैसे लोग जो बैंक में पैसों को डिपॉजिट करती है, बैंक है, इमेजिन करो ये बैंक है, और बैंक में इन लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, बदले में इन्हें क्या मिला, बदले में इन्हें इंटरेस्ट मिला। जब इन्होंने पैसा विड्रॉ किया तो बदले में इन्हें इंटरेस्ट मिला। पीपल डिपॉजिट मनी, पीपल ने अपना मनी डिपॉजिट किया, इन रिटर्न पीपल ने जब विड्रॉ किया तो उन्हें इंटरेस्ट मिला। बैंक ने इन डिपॉजिटर के पैसे का क्या किया, बैंक ने इन डिपॉजिटर के पैसे को बोरोवर को दे दिया लोन के फॉर्म में। ठीक है, ये जो बोरोवर्स है इन्हें लोन चाहिए, तो बोरोवर को लोन चाहिए, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने इन डिपॉजिटर का पैसा लेकर बोरोवर को लोन के फॉर्म में दे दिया। और बोरोवर ने बैंक से जब लोन लिया, तो जब ये जो बोरोवर बैंक में जब लोन वापस करेंगे तो ये इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को। तो इमेजिन करो बोरोवर ने जब बैंक को पैसा वापस किया तो बैंक को 10% का इंटरेस्ट दिया, कितने परसेंट का इंटरेस्ट दिया, 10% का, लेकिन बैंक ने ये जो डिपॉजिटर है इसको सिर्फ 5% का इंटरेस्ट दिया, कि आपने हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था तो हम आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक ने बोरोवर से लिया 10%, डिपॉजिटर को दिया 5%, और इन दोनों का जो डिफरेंसेस हुआ, बोरोवर का इंटरेस्ट था 10%, डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट दिया वो 5%। इमेजिन करने, लिख कर मत आ जाना, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, और ये दोनों का जो इंटरेस्ट है, बोरोवर का इंटरेस्ट और डिपॉजिटर का इंटरेस्ट, इन दोनों के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा ना 5%, ये बैंक की इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बैंक की इनकम। समझो इस चीज को, डिपॉजिटर अपना पैसा जो है ना मनी बैंक में डिपॉजिट कर देता,
डिपॉजिटर ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बदले में उसे इंटरेस्ट मिला। बैंक ने डिपॉजिटर का पैसा क्या किया, बोरोवर को दे दिया। बैंक ने डिपॉजिटर का पैसा बोरोवर को दे दिया। कौन बोरोवर कौन है, वो व्यक्ति जो लोन लेना चाहता है। किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को फार्मिंग के लिए लोन चाहिए, किसी को बिजनेस के लिए लोन चाहिए, किसी को अपना ब्यूटी पार्लर डालना है तो किसी को उसके लिए लोन चाहिए, किसी को अलग अलग चीजों के लिए लोन चाहिए। तो ये जो बोरोवर्स है, बोरोवर मतलब कौन, कोई भी पीपल जिसको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, इन्होंने लोन लिया बैंक से, और जब ये लोन वापस करेंगे तो पीपल रीपे लोन विद द इंटरेस्ट। अब ये जो लोन वापस करेंगे, सपोज इसने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो ये बदले में 10% का इंटरेस्ट भी तो देगा। डिपेंड करेगा कि बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने 1,10,000 वापस किया, लिया था 1 लाख, वापस किया 1,10,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ने बोरोवर से इंटरेस्ट लिया 10% का, और डिपॉजिटर को दिया 5% का। और ये जो 10% और 5% का जो डिफरेंस है ना, यही कहलाएगी बैंक की इनकम। ये वर्ड याद रखना, ठीक है। पीपल ने लोन लिया और पीपल ने रिपे किया लोन को इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर इज लो, डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट मिलता है वो लो मिलता है, और बोरोवर को जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, बोरोवर को जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो हाइक होता है। और यही बोरोवर और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या कहलाता है, इनकम ऑफ द बैंक कहलाती है। ये वर्ड याद रखना, डिपॉजिटर और बोरोवर के इंटरेस्ट का डिफरेंस ही मेन इनकम होती है बैंक की। समझ में आया इतना, ठीक है। उसके बाद अब सर ये लोन एक्टिविटी जो है ना बैंक की, वो बैंक करता कैसे, बैंक जो लोन एक्टिविटी करता है वो करता कैसे। तो यार याद रखना कि बैंक कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। अब एक चीज याद रखना, अगर आपने 100 लोग हैं, 100 डिपॉजिटर, 100 लोगों ने मिलके अगर 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए, 1 करोड़ रुपीस अगर बैंक में जमा किए, तो बैंक पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए लोन में नहीं घुमा देता। ये बात याद रखना, बैंक कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। दिस डे बैंक इन इंडिया होल्ड अबाउट 50% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। बैंक क्या करता है, बैंक सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन, आज के टाइम पे 15% जो डिपॉजिटर का पैसा होता है ना, वो कैश के फॉर्म में रखता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए, अगर आपने 1 करोड़ रुपए बैंक में डाला हुआ है ना, तो 15 लाख रुपए जो होगा ना, 15% जो होगा, 15 लाख बैंक अपने पास रखेगा। बाकी जो 85 लाख रुपीस होगा ना, वो बैंक लोन में घुमा देगा। ये बात याद रखना, ठीक है। बैंक कीप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट। जो डिपॉजिटर हो गए उनका सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटा सा अमाउंट जो है ना, बैंक जो है कैश के फॉर्म में रखता है। और आज के टाइम पे अगर बात करूं, ये देख लेना है न्यू बुक में डाटा, शायद 15% है या कितना परसेंट है करके, ठीक है। आई थिंक अभी चेंज हो गया, बढ़ गया है शायद। तो आज के टाइम पे जो बैंक है ना इंडिया में, बैंक जो है 15% पैसा रखती है कैश के फॉर्म में, ठीक है। क्यों, अरे इमेजिन करो ना, आपने अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो आपको रिक्वायरमेंट भी होगी। सपोज आपके घर में इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके घर में किसी की तबियत खराब होगी, आपके दादी की सीरियस तबियत खराब होगी, आपके दादाजी की तबियत खराब होगी, आप क्या करोगे, क्या करोगे। आप बैंक में जाओगे ना, उनको जब हॉस्पिटल में एडमिट करोगे, हॉस्पिटल वाला तो यही बोलेगा, कैश लाया, पैसा लाया। अब पैसा तो देना पड़ेगा, और पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा कहाँ से लाओगे, पैसा तो बैंक से लाओगे, क्योंकि बैंक में तो आपने डिपॉजिट किया है। तो जब आप बैंक से पैसा देने जाओगे तो बैंक वाला ये बोलेगा, मैंने तो आपका सारा पैसा लोन में घुमा दिया। तब आप क्या करोगे, तब आप उसकी कॉलर पकड़ने लग जाओगे। ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए ना, दिस इज कीप्ड एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। ये जो डिपॉजिटर है ना, ये किसी भी दिन आ सकते हैं बैंक में पैसा लेने के लिए। अब आपने अगर बैंक में 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया, तो आप 1 करोड़ रुपए तो निकालने आओगे नहीं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी निकालने आओगे, पूरा पैसा तो निकालने नहीं आओगे ना। तो कभी भी किसी भी दिन कोई भी डिपॉजिटर बैंक में पैसा निकालने आ सकता है। इसलिए बैंक जो है ना, सर्टेन अमाउंट, कितना, 15% जो होता है ना डिपॉजिटर का पैसा, ऐसे कैश के फॉर्म में रखता है कि कल को ये जो लोग पैसा निकालने आ रहे ना, इनको हम पैसा दे सके, वरना ये लोग हमारी कॉलर पकड़ना चालू कर देंगे। और जो बचा हुआ पैसा है, रिमेनिंग मनी का क्या करता है, अभी बताया, वॉट विद द रिमेनिंग मनी, बचे हुए पैसे का क्या करता है। तो बैंक बचे हुए पैसे को, बैंक यूज द मेजर पर्सन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड द लोन। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड द लोन। कि सर जो डिपॉजिटर का मेजर पोर्शन होता है, यानी मोर देन 80% जो अमाउंट होता है ना डिपॉजिटर का, वो लोन में घुमा देता है। क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी एक्टिविटी के लिए, किसी ना किसी पर्पस के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर द लोन फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए यह बोला गया है कि बैंक जो है ना, मेजर पोर्शन जो होता है ना डिपॉजिटर का, वो लोन में दे देता है, ठीक है। क्योंकि लोन की डिमांड बहुत है। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी को बिजनेस चलाना हो, किसी को एग्रीकल्चर करना हो, किसी को अपने बच्चों को स्कूल में भेजना हो, किसी को हॉस्पिटल ओपन करना हो, किसी को कुछ करना हो, किसी को कुछ करना हो। मुझे एक छोटा सा स्टार्टअप ओपन करना है, तो एक छोटा सा स्टार्टअप ओपन करना हो, कुछ भी ओपन करना हो, उसके लिए आपको चाहिए होता है पैसा। क्या चाहिए होता है, पैसा। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए मनी।
और मनी अगर आपको चाहिए तो आपके पास तो मनी है नहीं, तो आप बैंक से लोगे। कहाँ से लोगे? बैंक। तो बैंक आपको लोन देगा, लेकिन बदले में ये जो बोरोवर, हम बोरोवर बन जाएंगे तो बदले में आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और बैंक जो है हमसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है और डिपॉजिटर को लो इंटरेस्ट पे करता है। और डिपॉजिटर और बोरोवर के इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या कहलाता है? बैंक की इनकम कहलाता है। अरे बैंक में भी तो कर्मचारी होंगे ना, कोई कैशियर्स होगा, कोई साफ सफाई वाला होगा, कोई मैनेजर्स होगा, कोई पूरा बैंक मैनेज कर रहा होगा। अब इन लोगों को भी तो सैलरी होगी, फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो इनको भी सैलरी देने के लिए बैंक अपना भी तो कट निकालेगा ही। ठीक है। अब दो, ये था पूरा मनी। यहाँ पे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया मनी के बारे में। मनी क्या है हमने पढ़ लिया कि सर बिफोर द यूज ऑफ मनी, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सर बिफोर द यूज ऑफ मनी, सर जब दुनिया में मनी नहीं था ना, बार्टर सिस्टम आता था। और मनी क्या है? मनी एक ऐसा मीडियम है जो हमारे एक्सचेंज को इजी कर देता है। ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब जब आप एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को एक्सचेंज करते हो। ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है अनदर गुड्स एंड सर्विसेज में। लेकिन यहाँ डबल कोइंसिडेंस चाहिए होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई होता है, इसलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने मनी लाया। अब मनी आज की अगर बात करें तो करेंसी के फॉर्म में भी मनी है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, डिपॉजिट विद द बैंक भी एक मनी का एग्जांपल है, चेक फैसिलिटी भी मनी का एग्जांपल है, और आज की जो डिजिटल मनी है ये भी मनी का एग्जांपल है। उसके बाद हमने बैंक के बारे में पढ़ा कि सर बैंक क्या है? बैंक आपको लोन देता है, और लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? तो ये डिपॉजिटर का पैसा लेगा। और बैंक बड़ा चालाक है, वेरी चालाक लोग। तो बैंक क्या करेगा? डिपॉजिटर को लो इंटरेस्ट पे पैसा देकर बोरोवर को हाई इंटरेस्ट में पैसा दे देगा। तो ये बैंक की चीजें थी। यहाँ पे आपका मनी खत्म हो गया। अब आता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? अब दो अलग अलग क्रेडिट की सिचुएशन को दिया गया है। दो अलग अलग क्रेडिट की सिचुएशन को हम पढ़ेंगे, एक सलीम के बारे में और एक सपना के बारे में। लेकिन सलीम और सपना की स्टोरी पढ़ने से पहले, सपना मतलब उस सपने में मिलती वाली सपना नहीं, ठीक है, तो सलीम और सपना की स्टोरी पढ़ने से पहले हमें क्रेडिट को पढ़ना है। क्रेडिट मतलब लोन। क्रेडिट मतलब लोन, बोरोविंग ऑफ मनी दैट नीड टू बी रिटर्न विद द इंटरेस्ट। कि जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो और बदले में उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करते हो। अगर मैंने किसी से 1 लाख रुपया लिया है और बदले में उसको 1,10,000 के रूप में वापस कर रहा हूं, तो ये क्रेडिट कहलाता है। क्रेडिट मतलब लोन देना। सीधी सीधी अगर भाषा में बात करूं, क्रेडिट मतलब लोन। तो बोरोविंग ऑफ मनी, मनी को बोरो करना, दैट नीड टू बी रिटर्न विद द इंटरेस्ट, और आप उसको रिटर्न कर रहे हो इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है। अब ये जो क्रेडिट होता है ना, उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो तो लोन का आप पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसा इंपैक्ट होगा और नेगेटिव इंपैक्ट कैसा होगा, ये दो एग्जांपल, हियर आर टू एग्जांपल व्हिच हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ क्रेडिट वर्क। तो यहाँ पे दो एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, सलीम के केस में और सपना के केस में। इन दोनों केस के थ्रू आप समझ पाओगे कि सर क्रेडिट जो है ना एक्चुअली में किस तरीके से हेल्पफुल होगा, या किस तरीके से आपको डेब्ट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंसा देगा। ठीक है। डेब्ट ट्रैप, कर्ज का जाल। ठीक है। तो सलीम के बारे में बताया गया कि स्टोरी है बॉक्स में, येलो बॉक्स में, उसको आप पढ़ लेना। ठीक है। सलीम के बारे में और सपना के बारे में। तो एक शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है स्टोरी को। सलीम क्या, एक शू मैन्युफैक्चर है। सलीम एक शू मैन्युफैक्चर है। उसको ऑर्डर आता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शूज को मैन्युफैक्चर करना है एक सर्टेन डे में। अब उसको इतने सारे शूज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अब उसको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा लेबर हायर करने के लिए उसको पैसा चाहिए, और इतने सारे शूज को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए होगा। ठीक है। तो शू मैन्युफैक्चरर सलीम वो लोन लेता है ताकि उसको प्रोडक्शन बढ़ा सके। एक सर्टेन, सपोज उसको अगर 5,000 शूज बनाने का ऑर्डर है, तो 5,000 शूज तो एक दिन में बनेगी नहीं। इतने सारे शूज बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए सलीम क्या करता है? लोन लेता है। सलीम लोन लेता है, बाद में उस लोन के पैसे तो अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करता है, और प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर कर वो जितने भी शूज है, 5,000 शूज का जो ऑर्डर उसको मिला था वो कंप्लीट कर देता है। और 5,000 शूज के ऑर्डर को बेचकर उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और उस प्रॉफिट के पैसे से वो इजीली अपने लोन को रिपे कर देता है, और उसकी सिचुएशन अच्छी हो जाती है। यानी वो सलीम जो 100, 200, 300, 400, 500 जूते बेचा करता था, वो 5,000 शूज का ऑर्डर लेकर उसकी जिंदगी संवर जाती है। और ये 5,000 ऑर्डर को पूरा करने में उसको हेल्प किया लोन ने। तो लोन ने उसकी जो लाइफ है वो इजी बना दी, तो लोन ने उसकी लाइफ को बेटर बना दिया। तो सलीम की सिचुएशन में आपने क्या देखा? तो सलीम की सिचुएशन में आपने देखा क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग एंड देयर फॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, कि क्रेडिट ने सलीम की लाइफ को बेटर बना दिया, क्योंकि उसको इतना बड़ा जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए उसको चाहिए था मनी, क्योंकि रॉ मटेरियल आपको इतना सारा लाना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल को लाने के लिए उसने क्रेडिट लिया।
और क्रेडिट के थ्रू उसने इतना रॉ मटेरियल लाके प्रोडक्शन बनाया और उस प्रोडक्शन को बेच के उसने प्रॉफिट अर्न किया और उसी प्रॉफिट से उसने लोन रिपे कर दिया और अपनी लाइफ को संवार लिया। तो क्रेडिट ने उसकी अर्निंग को इंक्रीज कर दिया और उसकी उस पर्सन की, सलीम की लाइफ जो है वो पहले से बेटर बना दी। लेकिन क्रेडिट हर किसी के लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देता। इमेजिन करो मैंने एक स्टार्टअप ओपन किया 10 लाख रुपए का लोन लेकर, लेकिन स्टार्टअप बंद हो गया, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं क्या करूंगा? तो मुझे लोन तो पे करना पड़ेगा, तब मैं अपनी जमीन जायदाद बेचकर लोन को रिपे कर दूंगा। तो यही हो गया ना, मेरी जिंदगी पहले से और खराब हो गई। लेकिन अगर वो स्टार्टअप चल गया और मेरा टर्नओवर 2 करोड़ रुपए का निकल गया, तो मैं वो लोन भी रिपे कर दूंगा और मेरी लाइफ भी समझ जाएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट आपको या तो डेब्ट ट्रैप में डाल सकता है, नेगेटिव साइड दे सकता है, या तो आपको पॉजिटिव साइड दे सकता है। अब लक्ष्मी की, अच्छा मैंने सपना के बारे में बताया, सपना नहीं, यार लक्ष्मी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, सपना ये या लक्ष्मी लिख दिया मैंने, ठीक है, या स्वप्ना लिखना, ठीक है। तो या लक्ष्मी या स्वप्ना हो गया, ठीक है, नाम में मत जाओ। तो केस 2 की अगर बात करें तो सपना एक स्मॉल फार्मर है। सपना कौन है? एक स्मॉल फार्मर है। सपना एक स्मॉल फार्मर है और उसने फार्मिंग करने के लिए लोन लिया। अब एक स्मॉल फार्मर है, उसको फार्मिंग करने के लिए तो पैसा चाहिए होगा, क्योंकि इरिगेशन यूज करोगे, पेस्टिसाइड यूज करोगे, इंसेक्टिसाइड यूज करोगे, ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज करोगे कल्टीवेशन के लिए। तो फार्मिंग की कई सारी चीजें होती है जो डेली इनपुट्स लगते हैं फार्मिंग करने के लिए, और डेली इनपुट को खरीदने के लिए सपना ने लोन ले लिया। टेक लोन फॉर द फार्मिंग, और लोन लेता है वो मनी लेंडर से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होगी कि जो फार्मिंग के बलबूते पर सपना ने लोन लिया, फार्मिंग करने के लिए सपना ने लोन लिया, लेकिन खेती करते करते ना उसकी क्रॉप फेल होगी। अब क्रॉप फेल होगी मतलब कोई एग्जाम दे रही थी क्या सर, तो उसको 33 के नीचे मार्क आ गए? नहीं, क्रॉप फेल का मतलब हो सकता है बारिश ज्यादा आ गई। बारिश ज्यादा आ गई तो फसल बर्बाद, बारिश हो सकता है आई ही नहीं, सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद, या उसकी क्रॉप को कीड़े ने खा लिया। अब उसकी क्रॉप ही फेल हो गई तो हार्वेस्ट जितना कर पाई वो बहुत कम हार्वेस्ट कर पाई, फसल बहुत कम निकली। अब फसल अगर उसकी सिर्फ और सिर्फ कम निकली और उसने लोन लिया है 1 लाख रुपए का और फसल निकली सिर्फ 10 या 50 हजार रुपए की, क्या वो लोन रिपे कर पाएगी? नहीं पे कर पाएगी, अनेबल अनेबल टू रिपे। तो लोन को रिपे नहीं कर पाई, और एक लोन को चुकाने के लिए सपना ने दूसरा लोन लिया, सेकेंड लोन लिया, ठीक है। फर्स्ट लोन तो सपना ने पे नहीं कर पाया, फर्स्ट लोन को चुकाने के लिए सेकेंड लोन लिया, सेकेंड लोन को चुकाने के लिए थर्ड लोन लिया। एक टाइम ऐसा आया कि सपना थर्ड लोन भी पे नहीं कर पाई, तो इसके लिए सपना को अपनी जमीन बेचना पड़ा। इस तरीके से सपना एक डेब्ट ट्रैप में फंस गई। मैं क्या कह रहा हूं कि सपना एक स्मॉल फार्मर है, उसको फार्मिंग करने के लिए पैसा चाहिए, उसने फार्मिंग के लिए लोन लिया, लेकिन उसकी क्रॉप फेल हो गई, उसकी फसल बर्बाद हो गई। क्रॉप फेल हो गई तो वो लोन नहीं पे कर पाए। अब वो लोन नहीं पे कर पाई तो एक लोन को चुकाने के लिए उसने दूसरा लोन लिया, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लिया, और एक टाइम ऐसा है कि उसको अपनी जमीन बेचकर और लोन को रिपे करना पड़ा। तो क्रेडिट ने सपना को डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया, क्रेडिट ने, लोन ने सपना को कर्ज के जाल में फंसा दिया। तो एक सिचुएशन जिसमें सलीम को क्रेडिट ने अपनी अर्निंग को इंक्रीज करने में हेल्प किया, तो दूसरी सिचुएशन में क्रेडिट ने इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग सपना, सपना को हेल्प करने के बजाय, उसकी अर्निंग को इंप्रूव करने के बजाय उसकी जिंदगी और ज्यादा वर्स बना दिया। तो यहाँ पे आप क्रेडिट के दो साइड दे सकते हो, नेगेटिव साइड भी देख सकते हो और पॉजिटिव साइड भी देख सकते हो, ठीक है। तो लक्ष्मी को नेगेटिव इंपैक्ट फेस करना पड़ा क्रेडिट का, ठीक है। अब दोनों सिचुएशन को जब मैं कंक्लूड करूं तो दोनों सिचुएशन को कंक्लूड करके हमें पता चलेगा कि एक सिचुएशन ने सलीम, वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज द अर्निंग एंड देयर फॉर द कंडीशन ऑफ अ पर्सन इज बेटर देन बिफोर। तो एक सिचुएशन ने क्रेडिट ने, एक सिचुएशन में क्रेडिट ने पर्सन की अर्निंग को इंक्रीज किया और उस पर्सन की लाइफ को पहले से बेटर बनाया। लेकिन दूसरी सिचुएशन में, अदर सिचुएशन, क्रेडिट पुश द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर। लेकिन दूसरे सिचुएशन ने, क्रेडिट ने क्या किया, क्रेडिट ने पर्सन को डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया और उसकी सिचुएशन पहले से बुरी हो गई क्योंकि उसकी क्रॉप फेल हो गई। तो दो सिचुएशन को आप कंक्लूड करके देख चुके हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि सर जब भी मुझे क्रेडिट लेना है, लोन लेना है, तो मुझे कई सारी रिक्वायरमेंट होती है, कई सारे टर्म्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। व्हेनेवर अ लोन इज टेकन सर्टेन कंडीशन अप्लाई, कई सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं। भैया पैसा तो ले रहा है, लेकिन पैसा लेके भाग गया तो पैसा देना पड़ेगा। 21 दिन में पैसा डबल, अगर आपको किसने बोला कि मैं 21 दिन में पैसा डबल करता हूं, तो आप आंख बंद करके भरोसा मत करने लग जाना। उसको ये सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन पूछना, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट ये सारी चीजें, व्हेनेवर अ लोन इज टेकन सर्टेन कंडीशन अप्लाई, कुछ कंडीशन अप्लाई होती है क्या, कि सर इंटरेस्ट रेट, आप कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हो, कितने इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट दे रहे हो। इंटरेस्ट रेट मतलब एक्स्ट्रा मनी टू बी पेड ऑन द लोन, कि अगर 10,000 रुपए का लोन दिया तो बदले में जब आप वापस करोगे तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करने वाले हो, ठीक है। दूसरा कोलेटरल, चलो मैं 10,000 रुपए का लोन तो दे रहा हूँ, लेकिन आप विजय माल्या बन के भाग गए तो, अगर आपको मैंने 10,000 रुपए का लोन दिया लेकिन आप विजय माल्या बन के भाग गए, तब मैं क्या करूंगा? कुछ तो चाहिए। तो आप बोलोगे भैया देखो 10,000 रुपए का लोन तो दे रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है 15,000 रुपए का, ये 15,000 रुपए का मोबाइल तो अपने पास रख, क्योंकि मोबाइल की वैल्यू ज्यादा है और लोन कम है। वैल्यू हमेशा एसेट की ज्यादा होना चाहिए, बात याद रखना, ठीक है।
पता चला 5,000 रुपए का मोबाइल थमा के 10,000 रुपये वो भाग गया, 5,000 रुपए का तो उसका फायदा हो जाएगा। तो आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा। कोलेट्रल क्या होता है? सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, की अगर मैं आपको 10,000 रुपए का लोन दे रहा हूं, बदले में मुझे आप कुछ एसेट दो, वो एसेट को कोलेट्रल कहते हैं। अब वो या तो आपका हाउस हो सकता है, लैंड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, बाइक हो सकता है, कुछ भी एसेट जो उस पर्सन के नाम होना चाहिए जो आपसे लोन ले रहा है, ठीक है। तीसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन, पेपर रिक्वायरमेंट होगा कि आपका नाम क्या है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब आपका डॉक्यूमेंट फिलअप होगा, ठीक है। फोर्थ, थर्ड और ये फोर्थ आएगा, ठीक है। मोड ऑफ रीपेमेंट, अब पैसा वापस कैसे करोगे? ईएमआई के थ्रू पैसा वापस करोगे, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट के साथ, और कितना टाइम लगेगा? 1 साल में पैसा वापस करोगे, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, और क्या ईएमआई होगी, किस इंस्टॉलमेंट में आप पे करोगे? तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना पड़ता है, सारे टर्म्स होते हैं जब आप किसी को क्रेडिट देते हो। ये बात याद रखना कि वेन एवर लोन इज टेकन, जब भी कोई लोन लिया जाता है, ये सर्टेन कंडीशन अप्लाई होती है। इंटरेस्ट रेट आप पूछोगे, आप कोलेट्रल की डिमांड करोगे, डॉक्यूमेंटेशन करवाओगे, और मोड ऑफ रीपेमेंट के साथ जब पैसा वापस करोगे तो पैसा वापस किस तरीके से करोगे, ठीक है। ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 4 चीजों की नीड्स होती है। इन 4 चीजों को देखकर ही आप बोल सकते हो कि हाँ हम किसी को क्रेडिट देते हैं, और इन सारे चीजों को कलेक्टिवली हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ रीपेमेंट, इन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो मैंने अभी कोलेट्रल बताया। कोलेट्रल क्या है? कोलेट्रल एक सिक्योरिटी है, एक ऐसा एसेट है जो बोरोवर, जो व्यक्ति लोन ले रहा है ना, उसके नाम होना चाहिए। वो लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल, लाइव स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एक तरह की गारंटी होती है लेंडर के लिए कि जब अगर मैंने लोन रिपेड नहीं किया, मैंने अगर आपका लोन नहीं चुकाया, तो बोरो इफ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, यदि बोरोवर ने लोन नहीं रिपे किया, तो लेंडर हैज द राइट, जो लोन देने वाला व्यक्ति है ना, उसके पास ये राइट है कि उस एसेट को, उस कोलेट्रल को बेच सकता है और अपने पैसे को वापस कर सकता है। मैंने अगर किसी को 10,000 रुपए का लोन दिया और उस बंदे ने वापस नहीं किया, तो उसका कोलेट्रल मेरे पास जमा है मोबाइल 15,000 रुपए का, तो मोबाइल को मैं बेचकर अपना पैसा वापस ले सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो कोलेट्रल के बिना आप लोन नहीं दे सकते हो, बैंक बिना कोलेट्रल के लोन नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद सेक्टर ऑफ क्रेडिट इंडिया, सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। तो कौन कौन से सेक्टर है जो इंडिया में क्रेडिट को प्रोवाइड करते हैं? चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ना चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट, ऐसा लोन जो सस्ता भी हो, आपके अफोर्डेबल में भी हो, आपके बजट में भी हो, ऐसा जो क्रेडिट होता है ना कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर वो स्वप्न है या कोई भी फार्मर है, स्मॉल फार्मर, अगर उस स्मॉल फार्मर को अफोर्डेबल क्रेडिट मिलता, अगर उसने मनी लेंडर की बजाय अगर उसने बैंक से लोन लिया होता, तो बैंक आपको टाइम देगा, बैंक आपको लो इंटरेस्ट देगा। इससे क्या होगा कि सपना की जो लाइफ है ना वो बेटर बेटर होते जाएगी। अब सपना की अगर लाइफ बेटर हो पाएगी तो प्रोडक्शन अच्छा कर पाएगी, प्रोडक्शन अच्छा कर पाएगी तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा प्रोडक्शन जब होगा तो ज्यादा लेबर लगेगी, उसके अलावा लेबर ज्यादा लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। उसके अलावा एक पर्सन है जिसके पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप का आइडिया है, लेकिन वो बिजनेस और स्टार्टअप इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और अगर किसी को लोन दे दिया, उस पर्सन को अगर मैंने लोन दे दिया, बैंक ने अगर लोन दे दिया, तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा, स्टार्टअप स्टार्ट कर पाएगा। और उस बिजनेस और स्टार्टअप अगर उसका ग्रो हो गया ना, तो उसको कहीं ना कहीं 100 लोगों को भी इंप्लॉयमेंट दे सकता है। और उसने अगर 100 लोगों को इंप्लॉयमेंट दे दिया तो 100 लोगों का घर चल पाएगा, 100 लोगों की जो इकोनॉमी आएगी, 100 लोगों का जो पैसा आएगा, जो लोग खर्च करेंगे, तो उससे गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंट्री ही डेवलपमेंट हो रही है। तो इसलिए बोला गया कि सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन देयर आर टू सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट देगा कौन, लोन देगा कौन? तो इसके दो सोर्स है, एक होता है फॉर्मल सेक्टर लोन, एक होता है इनफॉर्मल। और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन जो है ना, ये 5 मार्क के लिए कई बार पूछा गया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर लोन क्या, इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या, एक एक करके दोनों को समझते हैं। फॉर्मल सेक्टर लोन, तो सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर को देखते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर का एग्जांपल आएगा बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बैंक और कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, वो आपको लोन देगा। तो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जांपल है फॉर्मल सेक्टर का। अब इन्हें फॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको आरबीआई सुपरवाइज करता है। कौन चेक करता है? आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन। अब कैसे करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, अगले स्लाइड में हम वही पढ़ेंगे। फॉर्मल सेक्टर लोन की एग्जांपल बात करो तो फॉर्मल सेक्टर में लोन कौन देगा? बैंक देगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी देगी। और आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन। और फॉर्मल सेक्टर की जो इंस्टीट्यूट है, ये जो लोन दे रहे ना, इनके लोन पे, इनके फंक्शन को सुपरवाइज कौन करेगा? इनके फंक्शन को सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई होता है। तीसरा, और ये जो लोन देगी ये रीजनेबल इंटरेस्ट पे देगा। ऐसा नहीं कि 25%, 30% और जितना चाहे उतना लोन देगी, नहीं, रीजनेबल इंटरेस्ट। इमेजिन करो बैंक ने मुझे लोन दिया, बैंक ने मुझे कहा कि भैया ये पैसा दे, ये 1 लाख रुपया लो,
और मुझे ना, मैंने बोला मैं 2 साल में वापस कर दूंगा, लेकिन 2 साल में वापस नहीं कर पाया, तो बैंक गुंडे लेकर मेरे घर पे आ जाएगा क्या? भैया पैसा दे वरना तेरा घर का सामान उठा के लेके जाऊंगा। ऐसा तो नहीं करेगा, मेरे बच्चों बच्चों किडनैप तो ना करेगा कि भैया पैसा दे वरना अपने बच्चों को छुड़ा ले। तो बैंक इस तरीके से चीजें नहीं कर सकता, लेकिन इन्फॉर्मल सेक्टर में ऐसी चीजें हो सकती है। बैंक ने बोला मैंने 2 साल का टाइम टाइम दिया था, लेकिन मुझे 6 महीने में पैसा चाहिए। क्यों? मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, अब मुझे पैसा, स्टाफ को सैलरी नहीं देने के लिए। तो बैंक इस तरीके से कभी भी चीजें नहीं कर सकता। फॉर्मल सेक्टर की चीजें, ये चीज याद रखना, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। जो भी बोरोवर होगा, जो लोन ले रहा होगा, उसका यहाँ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, जो आप इनफॉर्मल सेक्टर में फेस करोगे। तो फॉर्मल सेक्टर में बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको लोन देगी, आरबीआई फॉर्मल सेक्टर के लोन के फंक्शन को सुपरवाइज करेगी, रीजनेबल इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा और लीगल और सेफ होगा। लीगल तरीके से होगा, डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगा और सेफ लोन होगा। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में आप लोन किससे लोगे? लोन लोगे मनी लेंडर से, जो गांव में साहूकार होगा, ठीक है, जमींदार होगा। आप ट्रेडर से लोगे, व्यापारी से लोगे, रिलेटिव से लोगे, दोस्तों से लोगे। आप अपने दोस्तों से पैसा ले रहे हो, अब दोस्त वापस भी नहीं करेगी, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो फ्रेंड से पैसा ले रहे हो, रिलेटिव से पैसा ले रहे हो, ये इनफॉर्मल सेक्टर का है, ठीक है। अब अगर मैंने मेरे दोस्त से पैसा लिया, या आरबीआई थोड़ा ना आगे चेक करेगी कितना पैसा दिया, किस इंटरेस्ट पे दिया। मैंने मेरे रिलेटिव से पैसा लिया, अब रिलेटिव से पैसा लिया तो क्या आरबीआई आके चेक करेगी? नहीं। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो पर्सन आपस टू वन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा दे रहा है उधार, तो ये जो क्रेडिट हो रहा है ना 2 पर्सन के बीच में, इसको सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ लेंडर। अब जो लेंडर आपको लोन दे रहा है, जो व्यक्ति आपको लोन दे रहा है, अब वो हो सकता है हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो, ठीक है, या हो सकता है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हो, आपको मार रहा हो, पीट रहा हो जब आप पैसे नहीं दे रहे हो। तो इन सारी चीजों को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेडर, फ्रेंड से आप लोन ले सकते हो, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल सेक्टर की क्रेडिट एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर चार्ज हाई इंटरेस्ट ऑन अ लोन, और इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है ना, वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। एंड रिस्क ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन, एक पर्सन है, सपोज इसका नाम है, इसका नाम क्या रख दे हम, इसका नाम शामू रख दे। अब एक व्यक्ति है शामू, शामू ने एक मनी लेंडर से लोन लिया, ये मनी लेंडर है, ठीक है, खूंखार सा मनी लेंडर है। अब इस मनी लेंडर से शामू ने लोन लिया, कितना? 50,000 रुपया। अब मनी लेंडर ने बोला कि भैया कितने दिन में वापस करेगा? शामू ने कहा भैया मैं जो है वो 6 महीने में वापस कर दूंगा। लेकिन 3 महीने में मनी लेंडर पैसा मांगने लग गया। शामू बोलेगा मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो मनी लेंडर बोलेगा एक काम कर, मेरी बेटी का बर्थडे है, तू आ और सबको नाश्ते बांट, या मेरे घर पे काम कर। तो शामू को उसके घर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पैसा दिया। बैंक आपको ही नहीं बोलेगी कि भैया मैंने आपको पैसा दिया ना, तो सुबह उठ के मेरे घर पे चाय बनाने आ जाओ आप। बैंक आपका एक्सप्लोटेशन नहीं करेगी। या इनफॉर्मल सेक्टर में जो बोरोवर है उनका एक्सप्लोटेशन होता है, होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर का डिफरेंसेस था, कि फॉर्मल सेक्टर में लोन लो इंटरेस्ट पे मिल जाएगा, इनफॉर्मल सेक्टर में हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा। मैंने 50,000 रुपए के बदले में 10,000 रुपए मांगूंगा कि भैया 60,000 रुपए मुझे चाहिए, 70,000 रुपए चाहिए। 3 साल हो गए ना, 3 साल में मुझे ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ऐसे चक्कर में आप डेट ट्रैप में फंस जाए तो आपको अपनी जमीन जायदाद बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में एक्सप्लोटेशन का रिस्क होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, सुपरवाइज करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे मैंने यहाँ कहा था आपको कि फॉर्मल सेक्टर में जो लोन दिया जाता है ना, फॉर्मल सेक्टर के लोन को, उनके फंक्शन को आरबीआई सुपरवाइज करता है। कैसे? हाउ आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। फॉर्मल सेक्टर के लोन के फंक्शन को आरबीआई किस तरीके से सुपरवाइज करती है, ये भी एक तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। आई थिंक ये 2-3 साल पहले पेपर में आया भी था, ठीक है। हाउ आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन। फॉर्मल सेक्टर लोन के फंक्शन को आरबीआई किस तरीके से सुपरवाइज करती है? तो पहला, आरबीआई मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, कमेंट करके मुझे बताओ कि कोई भी बैंक अपने पास कितना परसेंट ऑफ कैश डिपॉजिट रख सकता है। चलो मैं ही बता दो, 15%। हर बैंक अपने पास जो है ना 15% कैश डिपॉजिट रख सकता है। लेकिन किसी किसी बैंकों को लालच आ गया कि मैं ज्यादा पैसा दे दूं, तो पूरा का पूरा पैसा बांट दूं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरी अर्निंग ज्यादा होगी। तो आरबीआई इस चीज को देखता है कि बैंक जो है ना एक्चुअली में कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा। हर बैंक को 15% जो है ना वो कैश डिपॉजिट रखना होता है। तो क्या हर बैंक वो 15% अमाउंट को मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, ये आरबीआई जो है मॉनिटर करता है। दूसरा, आरबीआई सी दैट द बैंक गिव लोन, आरबीआई सी दैट बैंक गिव लोन नॉट जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन, ट्रेडर, बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टू स्मॉल बोरोवर। आरबीआई ये भी चेक करता है कि बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को ही लोन दे रहा है क्या, बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन और ट्रेडर को ही लोन दे रहा है क्या,
ये भी चेक करता है कि बैंक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर या बिजनेसमैन को लोन ना दे, या उन लोगों को लोन ना दे जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। उन लोगों को भी लोन दो जो स्मॉल कल्टिवेटर है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रहे हो, छोटे मोटे बोरोवर्स हो। जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्रॉफिट है, वो तो आपका लोन पे करेगा, तो आप उसको लोन दोगे। लेकिन जो स्मॉल कल्टिवेटर है, छोटे मोटे किसान है, जो छोटे मोटे इंडस्ट्री चला रहे, छोटे मोटे बोरोवर्स है, आप लोगों को उनको भी लोन देना पड़ेगा। ठीक है, वो भले ही डिले करवाएंगे लेकिन पे करेंगे, इससे आप सबका डेवलपमेंट कर पाओगे। तो आरबीआई इस चीज को मॉनिटर करता है कि जो बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही लोन ना दे, वो स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल बोरोवर को भी लोन दे। उसके अलावा बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई हाउ मच दे आर लैंडिंग टू हुम एंड व्हाट इंटरेस्ट रेट। तो बैंक जो होती है ना, हर बैंक को अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करना होता है आरबीआई के पास कि हम कितना लोन दे रहे, किस इंटरेस्ट पे दे रहे और किस किस को दे रहे। ये सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करना होता है बैंक पे। इस तरीके से आरबीआई जो है ना वो बैंक के लोन एक्टिविटी को फंक्शन को सुपरवाइज करता है। क्वेश्चन अगर आ गया कि हाउ आरबीआई सुपरवाइज, आरबीआई किस तरीके से फॉर्मर सेक्टर ऑफ लोन को फंक्शन, फॉर्मर सेक्टर ऑफ लोन के फंक्शन को सुपरवाइज करता है। तो पहला कि आरबीआई जो है वो कैश बैलेंस को मेंटेन करने को देखता है कि हर बैंक पर्टिकुलर या सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा। दूसरा, आरबीआई ये भी देखता है कि सिर्फ और सिर्फ लोग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही लोन ना दे, ये हर वर्ग के लोगों को, हर क्लास के लोगों को लोन दे, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो, स्मॉल बोरोवर हो। साथ ही साथ बैंक को अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करना होता है कि हम कितना लोन दे रहे, किसको दे रहे और किस इंटरेस्ट पे दे रहे। इस तरीके से आरबीआई हर बैंक को सुपरवाइज करता है। क्लियर? वरना ये बैंक तो मनमानी करने लग जाते। उसके बाद व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव द सिचुएशन इन इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर में तो प्रॉब्लम अभी है। मोस्ट ऑफ द जो स्मॉल सेक्टर लोग होते हैं, अगर आप ये डाटा देखो ना रूरल इंडिया का 2019 का, या क्या बोला गया है, इंडिया में 51% लोग जो है ना वो बैंकों से लोन लेते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 49% पॉपुलेशन आज भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेती है। और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट हाई होता है, एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस होते हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है इनके लोन एक्टिविटी को सुपरवाइज करने के लिए। तो यहाँ यही बोला गया, क्या इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बोला गया है फॉर्मर सेक्टर 51% लोगों को टोटल क्रेडिट इंडिया में जो लोग क्रेडिट लेते, लोन लेते, उन क्रेडिट में 51% तो फॉर्मल सेक्टर है। बैंक 51% लोगों को लोन दे रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो 49% पॉपुलेशन है, जो 49% क्रेडिट या लोन लिया जा रहा है, वो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जा रहा है, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या अदर फॉर्मर एजेंसी से, लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से, रिलेटिव से, इनफॉर्मल एजेंसी से। 49% आज भी जो पॉपुलेशन है ना, 49% क्रेडिट आज भी इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जा रहा है, जहाँ एक्सप्लॉइटेशन होगा, जहाँ हाई इंटरेस्ट होगा। अभी ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इसको सिचुएशन को हम कैसे इंप्रूव करें, व्हाट कैन बी डन टू इंप्रूव द सिचुएशन इन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर की सिचुएशन को कैसे इंप्रूव करें। तो यह बोला गया सर इसके लिए एक ही रास्ता है, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा लोन देना पड़ेगा। जो बैंक है और कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा लोन देना पड़ेगा। ना केवल लोन देना पड़ेगा बल्कि आपको चीप लोन भी देना पड़ेगा। दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो द चीप लोन फॉर अ वेराइटी ऑफ नीड। और बैंक और सोसाइटी अगर हर किसी को लोन देने लग जाए तो हर किसी की लाइफ बन जाएगी। कोई बिजनेस करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, हर किसी की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। मेनी पीपल जो है, कई सारे लोग जो है सस्ता और अफोर्डेबल लोन जो है वो अफोर्ड कर पाएगा कई सारे नीड्स के लिए। कई विलेज एरिया में पुअर बच्चे होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, जिनके पास एजुकेशन लेने की चाहत होती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उनका पैसा नहीं होता है। बैंक अगर ऐसे लोगों को एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दे, चीप एंड अफोर्डेबल, लो इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दे, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड हो पाएगी, और एजुकेटेड होकर पूरे फैमिली की, पूरी कम्युनिटी का और एक कंट्री का नाम रोशन कर पाएंगे। तो यह बोला गया कि अगर आप बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी सस्ता और अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कर दे तो हर किसी की लाइफ जो है वो ग्रो हो जाएगी। उसके अलावा वो लोन का क्या करेंगे, वेराइटी ऑफ नीड, मैंने बताया ना, एजुकेशन लोन से आप एजुकेटेड हो सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, या तो आप फार्मिंग में ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हो। मुझे लोन मिल गया, मैंने अपने खेतों में कुआं बना दिया। मुझे लोन मिल गया, मैंने अपने खेतों में कुआं बना दिया। अब साल में मैं 2 बार क्रॉप ग्रो कर रहा हूँ, दो क्रॉप ग्रो कर रहा हूँ। जब मेरे खेतों में कुआं नहीं था तो मैं मानसून पे डिपेंडेबल रहता था, लेकिन अब मैंने कुआं बना दिया तो मैं अब साल में 2 बार क्रॉप ग्रो कर रहा हूँ। 2 बार क्रॉप ग्रो कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा तो अर्निंग ज्यादा हो रही, अर्निंग ज्यादा हो रही तो मेरी लाइफ पहले से बेटर होगी बिकॉज ऑफ क्रेडिट। तो आप लोन का क्या करोगे, वेरियस कई सारी नीड्स होगी, जैसे आप क्रॉप ग्रो करोगे, बिजनेसेस करोगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाओगे, तो इस तरीके से चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो होगा वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
अगर आप इन्फॉर्मल सेक्टर की डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हो तो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा सस्ता और अफोर्डेबल लोन क्या करेगा, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर इन्फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेबल रहेगी तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन को फेस करेगी और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी। ठीक है, ठीक। फॉर्मर एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट व्हाट, फॉर्मर एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट व्हाट, कि सर किसको क्या मिलता है और कौन कहाँ से लेता है। तो मेजोरिटी ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, ज्यादातर जो गरीब लोग होते हैं ना वो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। कहाँ से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। और मेजोरिटी ऑफ द रिच हाउस होल्ड कहाँ से लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से। जो पैसे वाला है, जो जो बहुत अमीर लोग है, अमीर लोग हमेशा फॉर्मल सेक्टर से लोन लेके, बैंकों से लोन लेंगे। लेकिन जो पुअर हाउस होल्ड है, गरीब लोग है, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। वो लोग कहाँ से लोन लेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे। तो यहाँ एक डाटा दिया गया है, देखो ये ब्लू लाइन बताता है कि आप लोन फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हो और ऑरेंज बताता है कि आप लोन इनफॉर्मल सेक्टर। और जो पुअर हाउस होल्ड है ना, मेजोरिटी ऑफ द पुअर हाउस होल्ड की अगर बात करूं तो वो 54% पुअर हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके चांसेस डेब्ट ट्रैप में फंसने के ज्यादा है। ठीक है, लेकिन रिच हाउस होल्ड की बात करें, 83% रिच हाउस होल्ड फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। रिच बिकम रिचर, क्योंकि अगर मुझे लोन लेना है, अगर एक व्यक्ति को, एक फार्मर को लोन लेना है तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको कोलेटरल चाहिए होगा। वो अपनी जमीन बेच नहीं सकता, जमीन गिरवी नहीं रख सकता, डॉक्यूमेंटेशन से डरेगा और बैंक उसके गांव से दूर होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन मुझे अगर एक मनी लेंडर से लोन चाहिए, मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा, भैया मुझे लोन दे, वो लोन दे देगा। वो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाएगा, वो बस पूछेगा कब देगा वापस, बस खत्म, आधे घंटे में आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं, बैंक में पूरी प्रोसेस होगी। इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द पुअर हाउस होल्ड जो है ना वो किससे लोन लेंगे, वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेंगे। लेकिन रिच व्यक्ति के पास पैसा है, टाइम है, सब कुछ है, इसलिए उसको बैंक 2 सेकंड में लोन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, जो कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं इंडिया में जिनके ऊपर 3-3, 4-4 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन स्टिल उन्हें बैंक लोन प्रोवाइड करती है क्योंकि उनके बिजनेस चलते रहते। तो यह बोला कि रीच हाउस होल्ड जो है ना, 83% रीच हाउस होल्ड फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते और 54% पुअर हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेकर डेब्ट ट्रैप में फंसते। ठीक है, वाई आर फार्मर मोस्टली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, अभी बताया मैंने क्यों मोस्टली फार्मर जो है ना वो इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेबल है लोन के लिए। तो यहाँ यही लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल, या तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते, पेपर वर्क से डर जाते, या कोलेट्रल उनके पास नहीं है। कोई लैंडलेस फार्मर होगा, मेरे पास खेती ही नहीं है लेकिन मुझे खेती करना है, तो मैं गिरवी क्या रखूंगा, कुछ है ही नहीं गिरवी रखने के लिए, कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या ही दे पाऊंगा। तो किसी के पास कोलेट्रल नहीं होता, और कोलेट्रल होता भी है तो उसको डर लगता है कि बैंक उसकी जमीन को हड़प ना ले। तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के कारण, कोलेट्रल कारण मोस्ट ऑफ द फार्मर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते। दूसरा, अवेयरनेस ऑफ बैंक लोन, उन्हें पढ़े लिखे नहीं होते तो उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है कि नहीं बैंक आपको चीप एंड अफोर्डेबल लोन दे सकता है, बैंक आपको लो इंटरेस्ट पे लोन दे सकता है। तो लेस अवेयरनेस ऑफ बैंक लोन, मतलब बैंक लोन की अवेयरनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं होती, उन्हें समझ नहीं होती। ठीक है, तीसरा, बैंक आर फार फ्रॉम विलेज एंड प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, सर गांव से बैंक बहुत दूर है और उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन का विलेज में उतना एक्टिव नहीं था, उतना ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, तो आपको पैदल पैदल चलना पड़ता था, साइकिल पे बैठ के आपको या बैलगाड़ी पे बैठ के आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। शहरों में जाना हो, टाउन से कनेक्ट होना हो तो विलेज के लोगों को बैलगाड़ी या साइकिल पे जाना पड़ता था। तो बैंक वैसे भी गांव से दूर होते थे और बैंक में जो लोन लेने की प्रोसेस होती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है और इतना टाइम फार्मर के पास भी नहीं है। तो इसलिए आप बोला कि मोस्ट ऑफ द फार्मर जो है ना आज के टाइम पे किस पे डिपेंडेबल है, इनफॉर्मल क्रेडिट। एंड पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने कई सारी चीजें इजी कर दी है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, 3 वर्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो अगर बैंक आपको लोन नहीं दे पा रहा है, कोलेटर का इशू लगा रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर आपको लोन नहीं दे पा रहा है क्योंकि डेब्ट ट्रैप का एक्सप्लॉइटेशन है, आप आपसे लोन नहीं लोगे, वो दे तो रहा है लेकिन हम नहीं लेना चाहेंगे। तो इन सारे सिचुएशन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, खुद की मदद खुद करेंगे। एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे सारे लोगों को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, बैंक गांव में, रूरल इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इवन वेन दे, यदि वो प्रेजेंट होते भी, दे आर इवन वेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। कि यदि वो प्रेजेंट होते भी ना हर जगह, फिर भी बैंक से लोन लेना बहुत ही डिफिकल्ट है इनफॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल सेक्टर में हाथ जोड़ना है, रिक्वेस्ट करना है और वो आपको लोन दे देगा, लेकिन बैंक में लोन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक जो है आपको कोलेटरल मांगेगा और आपके पास कोलेटरल नहीं है। अब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज अ मेजर रीजन विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग अ बैंक लोन। कि सर कोलेटरल ना होना एक मेन रीजन है जो पुअर व्यक्ति को बैंक से लोन लेने से रोकता है। अगर आपके पास कोलेटरल नहीं तो आप बैंक से लोन नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, सारे रूरल में रहने वाले पुअर पीपल को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करो जिसका नाम होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की मदद खुद करो।
व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, है कैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो देखो ये सारे लोग अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करिए और ये आपस में अपनी इश्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क के लिए मनी एंड क्रेडिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आएगा, लिख कर हो सकता है इस साले पेपर में आएगा ही आएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल हु प्रमोट स्मॉल सेविंग अमॉन्ग देयर मेंबर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप है पुअर पर्सन का जो आपस में क्या प्रमोट करते हैं, सेविंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15-20 मेंबर यूजुअली बिलोंग टू वन नेबरहुड हु मेट एंड सेव रेगुलरली। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये 15-20 लोगों का एक ग्रुप होता है और ये अपने ग्रुप में सेविंग को प्रमोट करते हैं। हो सकता है ये एक ही परिवार के लोग हो सकता है एक ही पड़ोस के लोगों, एक ही गांव के लोगों, एक ही कॉलोनी के लोगों। तो किसी एक कॉलोनी के, गांव के, विलेज के या फिर पड़ोस के लोग आपस में साथ आते हैं और ऐसे 15-20 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ये आपस में सेविंग को प्रमोट करते हैं। कुछ कुछ पैसा हर मंथ हर वीक ये सेव करते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह का इन्फॉर्मर ग्रुप है, इसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, आरबीआई इसको सुपरवाइज नहीं करता, इसलिए ये इन्फॉर्मर ग्रुप है पीपल का। ये वर्ड याद रखना, कई बार असर्शन रीजन में इनकरेक्ट करेक्ट में पूछा गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आर अ फॉर्मर ग्रुप ऑफ पीपल, नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इन्फॉर्मर ग्रुप ऑफ पीपल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या, इन्फॉर्मर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू एड्रेस देयर कॉमन प्रॉब्लम। तो एक ऐसा ग्रुप है जो साथ में आता है और अपनी कॉमन प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप इन पुअर पर्सन के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर बेनिफिशियल, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप इन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, ठीक है। तो हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर बेनिफिशियल, पहली चीज, इट हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। ये बोरोवर की कोलेट्रल की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। इन लोगों ने आपस में 1000 रुपए इकट्ठा करके सेव कर लिया, 15 लोग हैं, 15 लोगों ने 1000 करके 15,000 रुपए सेव कर दिए। अगर इस लेडीज को लोन चाहिए तो कोलेट्रल की इसकी टेंशन खत्म होगी। बैंक में अगर जाएगी इमरजेंसी के लिए तो बैंक कोलेट्रल मांगेगा, मनी लेंडर डेट ट्रैप में फंसा देगा, वो भी हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, एक्सप्लॉइटेशन करेगा, इसे कहेगा मेरे घर पे आ जाओ साफ सफाई करने के लिए। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है, इट हेल्प बोरोवर, ये बोरोवर की हेल्प कर रहा है कि उनकी कोलेट्रल की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बिना कोलेट्रल के उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दे ऑफर, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफर कोलेट्रल फ्री लोन टू सेक्शन ऑफ पीपल दैट जनरली फाइंड इट हार्ड टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक। वो लोग जिन्हें कोलेट्रल के बिना लोन नहीं मिल पाता बैंक से, उन लोगों को एक कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे। इससे उनकी कोलेट्रल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और उस लोन से अपनी वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी या अपनी कई सारे कामों कर सकते हैं। तीसरा, पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस एंड एट ए रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको जब चाहिए तब उस टाइम पे आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। और ये जो लोन मिलेगा ना, इस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा इन्फॉर्मर सेक्टर की तरह हाई नहीं होगा, ये बहुत रीजनेबल इंटरेस्ट होगा, बहुत कम होगा, 10,000 रुपए पे या 2%, 3%, 4%, इतना रीजनेबल इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो पीपल कैन गेट टाइमली लोन, टाइमली आपको लोन मिलेगा अपने वेराइटी ऑफ पर्पस, जो भी आपका पर्पस होगा, गाँव में हो तो बकरियां खरीदना हो, गाय खरीदना हो, या फिर कुछ भी खरीदना हो, गैस सिलेंडर खरीदना हो, या बच्चों को स्कूल भेजना हो, सिलाई मशीन का बिजनेस करना हो, जो भी आपको करना हो उसके लिए वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए आपको लोन मिलेगा। लेकिन इस लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो बहुत लो होगा, ठीक है। इट हेल्प वीमेन टू बिकम अ फाइनेंशियली सेल्फ। और अब आपको विमेन को पति के जेब से पैसे चुराने की जरूरत ही नहीं है, अब आप फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। होता है ना, गांव में कई सारी औरतें होती है अपने पति की जेब से छुप छुप के, बेचारी उनका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है, उनको भी अपनी लाइफ को चलाने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है। और हर बार आपको किसी भी छोटी से छोटी चीज, विलेज में क्या होता है पता है कि विलेज में विमेन को हर छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी ना पैसे पति से मांगना पड़ता है, कुछ भी खरीदना हो। इसलिए ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगा, विमेन को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, कि आपको अपने पति पे, फादर पे या सास ससुर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप, अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये हर वीक मिलेगा या मंथली मिलेगा, मंथली एक बार मीटिंग होगी या वीकली एक बार मीटिंग होगी या फिर मंथली 2 बार मीटिंग होगी, जो भी आपका है, ठीक है। तो ये जो रेगुलर मीटिंग होगी तब ये क्या करेंगे, पैसे की तो बात करेंगे लेकिन पैसे के अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस को डिस्कस, कि भैया मेरा जो पति है वो शराब पी के हमें मारता है, तो क्या किए, डोमेस्टिक वायलेंस का क्या लॉ हो सकता है, कहीं पे सोसाइटी में माल न्यूट्रिशन अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है भाई, क्लीननेस नहीं है, ठीक है। तो ये सारी सोशल इश्यूज को ये लोग डिस्कस करेंगे। रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द एक्ट ऑन ए वेराइटी ऑफ सोशल इशू जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये जो रेगुलर मीटिंग होगी ना विमेन की, ये एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा उनको डिस्कस करने के लिए हम सोशल इश्यूज को।
सोशल इश्यूज को इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो या डोमेस्टिक वायलेंस से हो। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर रहा है, ये विमेन को इंपावर कर रहा है, ये सशक्त बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। बाय इंपावरिंग विमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टीयर द नेशन टुवर्ड द ट्रू जेंडर इक्विलिटी। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन को इंपावर करके नेशन को एक रियल जेंडर इक्विलिटी की ओर लेके जा रहा है कि नहीं, विमेन भी सोशल इश्यूज पर डिस्कस कर सकती है, विमेन भी खुद सामने आकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, विमेन भी सेल्फ रिलायंट बन सकती है, और विमेन भी घर के अलावा बाहर की चीजें देख सकती है। तो ये रियल एग्जांपल है जेंडर इक्विलिटी का। तो ये था इंटायर चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का वन शॉट रैपिड रिवीजन में। ये नोट्स आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव में और आपके आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प करने वाले हैं। तो ये वीडियो और नोट्स अगर आपको अच्छे लगे तो अपने उस दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए जो क्लास 10th में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे इस चैनल को।